हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बेसिस पर कैसे प्रिपेयर की जाती है, ये हम लोगों का टारगेट है। अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करें प्रिपेयर करने से पहले, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें हम कैसे फाइंड आउट करें कि ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है। सबसे पहले तो आप लोगों को यह चीज पता होनी चाहिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसको किस प्रकार से अपन पहचाने, इसके लिए ये सीक्वेंस मैंने आप लोगों को जो बताई है उसको हमेशा आप फॉलो करें। पहला स्टेप है कि आपके अगर ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड आ जाता है तो इट मीन्स वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, और यदि क्रेडिट वर्ड आ जाए तो वो उस केस में ट्रांजैक्शन कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सेकंड तरीका है कि हम कैसे पहचाने ट्रांजैक्शंस को, तो उसमें यह है कि अगर ट्रांजैक्शन के अंदर रिसीव्ड, गिवन, पेड इस प्रकार की अगर वर्ड्स को यूज करते हुए बिजनेस ट्रांजैक्शन दिया है तो ये कैश ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इस प्रकार की भी सिचुएशन आपको दिखे नहीं तो फिर हम कैसे पहचाने कि ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है, तो उसके लिए तीसरी स्टेप को अपन फॉलो करेंगे। ये देखें कि हमने ट्रांजैक्शन किसके साथ किया है, उस पर्सन का नेम ट्रांजैक्शन में गिवन है कि नहीं। अगर ट्रांजैक्शन में उस पर्सन का नेम गिवन है तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन कहलाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। पर किस पर्सन के साथ अपन ने ट्रांजैक्शन किया है उसका नेम अगर ट्रांजैक्शन में गिवन नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा। तो इस प्रकार से ट्रांजैक्शंस को अपन कौन सा आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शंस है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है। अब स्टार्ट करते हैं और आपको फिर मैं ये बताता हूं ड्वेल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो कि अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा। वो कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का बिजनेस पर ड्वेल इंपैक्ट पड़ता है, डबल इफेक्ट पड़ता है। और ये इफेक्ट किस प्रकार का है, या तो हम बेनिफिट रिसीव करेंगे या बेनिफिट देंगे, दोनों में से ये दोनों इंपैक्ट को हम लोगों को कौन सा बुक्स में रिकॉर्ड करना है, और इसी आपके कौन सा इफेक्ट को जब इक्वेशन के रूप में अपन आपके कौन सा प्रेजेंट करते हैं तो यही क्या कहलाती है, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं कैसे अपन बिजनेस ट्रांजैक्शन की बेसिस पर अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट करें। सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखें, राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, गुड्स 40,000 एंड फर्नीचर 25,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, इट मीन राम बिजनेस का क्या है, ऑनर है। सबसे पहली बात समझ लें कि राम बिजनेस का क्या है, ऑनर है। और अकाउंटिंग टर्म पढ़ते समय आपने पढ़ा था कि ऑनर से रिलेटेड दो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हम आपके कौन सा बुक्स में इफेक्ट करते हैं। अगर बॉन्ड आपके ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो कैपिटल अकाउंट उसके नाम की बजाय इफेक्ट किया जाता है, और अगर वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे तो ड्रॉविंग्स अकाउंट। यहां पर राम बिजनेस में आपके कौन सा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए राम को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट। तीन चीजें बिजनेस में आ रही हैं, कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। और ये जो तीनों हैं, कैश भी बिजनेस की क्या है, एसेट्स है। गुड्स के लिए हम स्टॉक अकाउंट इफेक्ट करेंगे, यहां पर ये भी हमारे बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स। फर्नीचर अकाउंट भी बिजनेस की क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स साइड में तीन अकाउंट अपन ने इफेक्ट करे। कैश बिजनेस में आ रहा है, इसका मतलब कैश इंक्रीज होगा 1 लाख रुपीज। बिजनेस में गुड्स आ रहा है यानी गुड्स इंक्रीज होगा 40,000। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर भी इंक्रीज कितना होगा, 25,000। अब बात आ रही है कि बिजनेस का जो सेकंड इंपैक्ट है वो क्या है। राम ने ये चीजें बिजनेस में इन्वेस्ट करी हैं, तो बिजनेस ने ये तीनों चीजें रिसीव करी, पर बदले में राम को क्या दिया है, अभी नहीं दिया है। कब पे करेंगे, फ्यूचर में पे करेंगे। इट मींस बिजनेस की क्या क्रिएट करेंगे, लायबिलिटी। और ये लायबिलिटी किस नाम से इफेक्ट की जाएगी, कैपिटल अकाउंट के नाम से कौन सा इफेक्ट की जाएगी, और कितने रुपीज से,
टोटल अमाउंट 1,65,000 रुपीज। मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग टर्म्स के टाइम पर भी समझाया था क्या कि जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है उसका टोटल अमाउंट ही क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। राम ने विड्रॉ किया है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश 10,000 एंड गुड्स कितने रुपए का, 4,000 रुपीज का। अब इसका इफेक्ट देखें, राम कौन है, राम बिजनेस का ऑनर है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन सा आएगा, ड्रॉविंग्स अकाउंट आएगा, याद रखना। अब बात आ रही है कि बिजनेस से क्या क्या चीजें गई। कैश के रूप में 10,000 रुपीज गए और गुड्स के रूप में 4,000 रुपीज आप लोगों के कौन सा गया। अब बात आती है कि कैश जा रहा है यानी कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो कैश अकाउंट माइनस करेंगे 10,000 से। गुड्स भी जा रहा है तो स्टॉक अकाउंट डिक्रीज किया जाएगा कितने रुपीज से, 4,000 से। अब बात आ रही है कि इसका सेकंड इंपैक्ट क्या होगा। फर्स्ट इंपैक्ट तो ये हुआ कि हमारे बिजनेस की एसेट डिक्रीज हुई, पर सेकंड इंपैक्ट क्या, जो राम ने ड्राइंग किया है ये ड्राइंग्स हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, एसेट्स। अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है और ड्राइंग्स हमारे बिजनेस की क्या होती है, एसेट्स होती है। और आपको ड्राइंग का ट्रीटमेंट भी मैंने आपको अभी समझाया था कि ड्राइंग की वजह से बिजनेस की कैपिटल डिक्रीज होती है। इसलिए जो ड्राइंग्स का अमाउंट है टोटल 14,000 रुपीज, उसके वजह से बिजनेस की कैपिटल को डिक्रीज किया जाएगा कितने रुपीज से, 14,000 रुपीज से। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, गुड्स परचेज किया है 80,000 रुपीज का। अब देखो ये ट्रांजेक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है, कैसे फाइंड आउट करें। तो मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताई थी, क्या इसमें कैश वर्ड दिख रहा है क्या, क्रेडिट वर्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसमें पेड, गिवन, रिसीव्ड ऐसा वर्ड है क्या, नहीं है। तो तीसरी स्टेज में क्या था कि हम ट्रांजेक्शन के अंदर देखें कि हमने ट्रांजेक्शन किस पर्सन के साथ किया है, गुड्स किससे परचेज किया। ये क्वेश्चन में आपके नेम गिवन है क्या, अगर नेम होता तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नेम नहीं है तो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, कैश ट्रांजेक्शन होगा, और वो भी कितने रुपए का, 80,000 का। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन हमारे लिए क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है। गुड्स कैश में परचेज किया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैश का इनफ्लो हो, आपके कौन सा, गुड्स कैश में परचेज किया है तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि बिजनेस का स्टॉक इंक्रीज होगा 80,000 से और कैश का आउटफ्लो होगा कितने रुपीस का, 80,000 का। तो ये दोनों एक ही साइड पर इफेक्ट पड़ेंगे, कैश डिक्रीज हो जाएगा 80,000, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 80,000 रुपीज। अब नेक्स्ट देखें इसी के अंदर, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 1,20,000 रुपीज। अब ये जो गुड्स परचेज किया है हम लोगों ने 1,20,000 रुपीज का, इसका अब ट्रांजेक्शन को अपन देखें कि ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसके अंदर नाम दे रखा है कि मोहन से परचेज किया, इट मीन्स ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। अब क्रेडिट अगर अपन ने गुड्स परचेज किया है तो मोहन हमारे बिजनेस का क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, और ये क्रेडिटर्स बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटी। तो गुड्स क्रेडिट में परचेज करने पर बिजनेस पर डुअल इफेक्ट क्या पड़ेगा, एक तो बिजनेस का स्टॉक इंक्रीज होगा क्योंकि बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है 1,20,000 का, और इसकी वजह से बिजनेस की लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है 1,20,000 रुपीज की। तो इस प्रकार से अपन को डुअल इफेक्ट कौन सा दिखाना है और हर एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। रेंट पेड किया है अपन ने 8,000 रुपीज का, ये ट्रांजेक्शन कैश का ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन से, पेड वर्ड दिख रहा है यानी सेकंड स्टेप में पहले ही क्लियर हो रहा है कि ये ट्रांजेक्शन कैश का ट्रांजेक्शन है। और रेंट पेड का मतलब हो गया कि रेंट हमने जो पे किया है वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो एसेट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस से कैश डिक्रीज होगा 8,000 का, और रेंट बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है
इस कारण से ये कैपिटल में से माइनस किया जाएगा 8,000 रुपीज। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज होती है। तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस है और उसकी वजह से बिजनेस की कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन को ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट समझना है और उसी की बेसिस पर अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या करना है, क्रिएट करना है। अब इसी में कुछ और ट्रांजैक्शंस देखें, जैसे गुड सोल्ड किया है 40,000 का, जिसकी कॉस्ट कितनी है 35,000। अब ये ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है? कैश क्रेडिट वर्ड नहीं है, पेड गिवन रिसीव्ड वर्ड नहीं है। अभी देखें कि किसको सोल्ड किया, उसका नाम भी नहीं पता, इट मींस ये कैश ट्रांजैक्शन है। यानी हमने कैश में गुड सोल्ड किया है, तो इसका मतलब गुड्स जाएगा और कैश का इनफ्लो होगा। तो कितने में सेल किया है अपन ने? 40,000 रुपीज में सेल किया है। तो कैश कितना इंक्रीज होगा? 40,000। अब आपको मैंने कहा था कि गुड्स यानी स्टॉक अकाउंट पर सेलिंग आपके केस में किस चीज का इफेक्ट पड़ता है? कॉस्ट प्राइस का इफेक्ट पड़ता है। तो हमने कितनी कॉस्ट का गुड सोल्ड किया? 35,000 आपके कॉस्ट का गुड सोल्ड किया है। तो 35,000 रुपीज यानी कॉस्ट प्राइस माइनस किया जाएगा स्टॉक से। अब ये कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस को। अगर 35,000 रुपए की चीज हमने 40 में सेल कर दी है तो 5,000 रुपए का हमारे को प्रॉफिट हो गया है। ये आपका कौन सा रेवेन्यू प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को भी अपन किस में ऐड कर देंगे? प्रॉफिट और इनकम की वजह से बिजनेस की कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज होती है। इस कारण से 5,000 रुपया किस में ऐड किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट में आपके कौन सा ऐड किया जाएगा? लायबिलिटी साइड में। और इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? इक्वल। अब इसी प्रकार से थोड़ा ट्रांजैक्शन में चेंज करें। गुड सोल्ड टू सोहन। अगर सोहन को गुड सोल्ड किया है 60,000 का, जिसकी कॉस्ट कितनी है 50,000। यहां पर किसको सोल्ड किया नाम पता है? तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और जो हमने क्रेडिट सोल्ड किया है तो सोहन बिजनेस का क्या बन जाएगा? डेटर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डेटर्स बन जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा कि इसका डुअल इफेक्ट बिजनेस पर क्या पड़ेगा? हमने गुड सोल्ड किया है तो बिजनेस से गुड्स तो जाएगा, और सोल्ड किया है क्रेडिट में तो इसका मतलब इनकम कब रिसीव होगी? फ्यूचर में। तो डेटर्स अकाउंट एज ए एसेट्स के रूप में अपन को ओपन करना पड़ेगा। तो जरा इसका इफेक्ट देखें, इक्वेशन पर क्या पड़ेगा? स्टॉक कॉस्ट प्राइस से माइनस करें 50,000 और डेटर्स हमारे बिजनेस की क्या होती है? करंट एसेट्स। ये एसेट साइड के अंदर अपन मेंशन करेंगे कितने का सोल्ड किया? सोहन को 60,000 का। तो डेटर इंक्रीज होगा कितने रुपीज से? 60,000 से। और इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखें कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस 10,000 रुपीज जो आ रहा है वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट की वजह से बिजनेस की कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट पकड़ना है हमारे को, और इफेक्ट का आपको कौन सा इक्वेशन में प्रेजेंटेशन दिखानी है। अब इसी में देखें कि गुड्स रिटर्न बाय सोहन 6,000 और उसकी कॉस्ट कितने की है? 5,000 रुपीज की है। यानी सोहन ने हमारे को 5,000 रुपीज का आपके गुड्स रिटर्न कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा? आपके बिजनेस के अंदर गुड्स रिसीव हो रहा है कॉस्ट प्राइस का 5,000 रुपए से, स्टॉक अकाउंट तो इंक्रीज हो जाएगा। डेटर्स को अपन ने 6,000 में ये गुड सोल्ड किया था, इसलिए डेटर्स में से माइनस करेंगे 6,000। इसमें इंक्लूडिंग था 1,000 का प्रॉफिट, वो भी किसमें से माइनस किया जाएगा? कैपिटल में से क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। तो इस प्रकार से अपन को इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाएंगे। अब इसी में एक और ट्रांजैक्शन दे रखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। अब देखो सोहन भी दे रखा है और रिसीव वर्ड भी दे रखा है। तो हमारी सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में मैंने कहा था कि अगर गिवन, पेड, रिसीव्ड इस प्रकार के वर्ड आ जाएं तो उसकी बेसिस पर ट्रांजैक्शन को देखना है। और फर्स्ट स्टेप में कहा था कि ट्रांजैक्शन में अगर कैश वर्ड आ जाए तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। तो यहां पर ये तीनों ही आपकी स्टेप्स आ रही हैं। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी? ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड दे रखा है, यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। ये ट्रांजैक्शन कैश का ट्रांजैक्शन है। बिजनेस में कैश रिसीव्ड हुआ 40,000 का,
तो कैश इंक्रीज होगा 40,000। और सोहन हमारे बिजनेस का कौन था? डेटर से अगर अमाउंट रिसीव हुआ है तो उसका अकाउंट डिक्रीज करेंगे, यानी डेटर्स अकाउंट का हिसाब में 40,000 रुपए कम किए जाएंगे। तो डेटर्स डिक्रीज होंगे कितने रुपीज से? 40,000 रुपीज से। अब एक इनकम का ट्रांजेक्शन लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड 5,000 रुपीज। रिसीव्ड का वर्ड का मतलब कैश रिसीव्ड हुआ है कमीशन, तो कैश रिसीव होने का मतलब कैश प्लस कितना हो जाएगा? 5,000 का। और ये जो कमीशन रिसीव्ड हुआ है ये बिजनेस की रेवेन्यू इनकम है, और ये रेवेन्यू इनकम होने की वजह से कैपिटल के अंदर क्या की जाएगी? ऐड की जाएगी। तो इस प्रकार से अपन अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट करेंगे ट्रांजैक्शन की बेसिस पर। ट्रांजैक्शन के ड्यूअल इफेक्ट को हम समझेंगे और उसी की बेसिस पर ये इक्वेशन क्रिएट करेंगे। कुछ इसमें मैंने लेंदी आपके कौन सा ट्रांजैक्शंस को भी लिया है, इनको भी जरा देखें। गुड्स सोल्ड 60,000 कॉस्ट एट 20% प्रॉफिट। 60,000 की कॉस्ट का गुड्स 20% प्रॉफिट पर सेल्ड किया है। तो इस केस में अगर अपन देखें, आपको इसमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में नहीं दे रखी। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 60,000। इसका कितना परसेंट प्रॉफिट अपन लेने? 20%। 60,000 का 20% कितना होगा? 12,000 का प्रॉफिट है। तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, यानी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 72,000। बात समझ में आई? 60,000 की कॉस्ट है, उस पर 20% का प्रॉफिट अर्न करना है, तो 60,000 का 20% 12,000, तो उस दोनों को ऐड कर दें तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 72,000 रुपीज की। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? ये ट्रांजैक्शन कैश का है कि क्रेडिट का है? सिंपल लिखा हुआ है गुड सोल्ड 60,000 कॉस्ट एट 20% प्रॉफिट। किसको सोल्ड किया नहीं पता, तो ये कैश का ट्रांजैक्शन है। तो यानी 72,000 सेलिंग प्राइस रिसीव होगा, तो कैश में रिसीव होगा, तो कैश प्लस कर दिए अपन ने 72 से। कितने रुपीस की कॉस्ट का गुड्स बिजनेस से जाएगा? 60,000 का। तो स्टॉक को डिक्रीज कर दिया अपन ने कितने रुपीस से? 60,000 से। और हमने प्रॉफिट अर्न कितना करा, वो प्रॉफिट ऐड कर देंगे कैपिटल अकाउंट में 12,000 रुपीज से। तो इस प्रकार से ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली एक और ट्रांजैक्शन को देखें, गुड सोल्ड टू मदन। अब ये मदन को गुड सोल्ड किया है, नाम से पता है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। पहली बार 90,000 कॉस्ट का गुड्स 33/1/3% प्रॉफिट पर अपन ने सेल किया है और हाफ अमाउंट उससे कैश में रिसीव कर लिया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस आप फाइंड आउट करो। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 90,000। इसका 33/1/3 परसेंटेज बोले या 1/3 बोले, ये प्रॉफिट है। तो 90,000 का 1/3 यानी 30,000 इसमें प्रॉफिट ऐड करना है। तो यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 1,20,000 रुपीज की। यानी आपने मदन को जो गुड सोल्ड किया वो 1,20,000 सेलिंग प्राइस का गुड सोल्ड किया है, और मदन ने हाफ अमाउंट कैश पेमेंट कर दिया है, यानी 120 का हाफ 60,000 कैश में रिसीव होगा। तो जरा इफेक्ट देखें, कैश अकाउंट कितना इंक्रीज होगा? 60,000 रुपीज से। स्टॉक अकाउंट डिक्रीज कितने से होगा? कॉस्ट प्राइस 90,000 से। और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है क्योंकि आधा ही अमाउंट रिसीव हुआ है। तो डेटर्स अकाउंट इंक्रीज कितने से होगा? मदन हमारा 60,000 से डेटर बन जाएगा, तो डेटर्स अकाउंट भी इंक्रीज करेंगे 60,000 रुपीज से। और प्रॉफिट कितना हुआ था? 30,000। उसकी वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। इस प्रकार से आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस क्रिएट करनी है। कुछ एक ट्रांजैक्शन और देखें, गुड्स लॉस बाय फायर। अगर आग से गुड्स का लॉस हुआ है तो याद रखें, जब भी गुड्स को यूज करें अदर देन सेल्स तो बिजनेस को हमेशा कॉस्ट का लॉस होता है। तो ऐसे केसेस में 6,000 रुपए का गुड्स जिसकी कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपए की थी, आपके आग लगने से आपके कौन सा नष्ट हो गया है, तो ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस है। इस लॉस का इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पर कैसे दिखाएं? गुड्स कितनी कॉस्ट का लॉस हुआ? 5,000 का। तो स्टॉक डिक्रीज करें 5,000 से और प्रॉफिट कितना हुआ था? 30,000।
और ये बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए कैपिटल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा 5,000 रुपीज से। इसी में एक और ट्रांजेक्शन मैंने लिया है, गुड्स गिवन इन चैरिटी। आपने चैरिटी में 4,000 रुपए का गुड्स फ्री में बांट दिया, तो ये भी बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। अब यहां कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, तो हम इसी को कॉस्ट प्राइस एज्यूम करेंगे और स्टॉक कितना माइनस करेंगे, 4,000। ये भी बिजनेस के लिए लॉस है, तो किस में से माइनस किया जाएगा, कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए जिनकी बेसिस पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की बेसिस पर किन अकाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये फाइंड आउट करते हुए हमने अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म करी। और हर एक अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखें तो बैलेंस हो रही है, यानी इजिकल टू के इधर एसेट्स और लायबिलिटी ऑलवेज ट्रांजेक्शन के बाद क्या है, इक्वल है। यही चीज रिप्रेजेंट अगर इक्वेशन के रूप में की जाए तो यही अकाउंटिंग इक्वेशंस कहलाती है। ये कुछ और ट्रांजेक्शंस देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 10% पर एनम से, जिसकी कॉस्ट कितने रुपए की दे रखी है अपन को, 80,000 की। तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें 10% से, तो 80,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 8,000 रुपीज। तो डेप्रिसिएशन की वजह से फिक्स एसेट्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती है। तो एक इफेक्ट तो आप दिखाएं बिजनेस की फिक्स एसेट्स को रिड्यूस करके, और ये बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए कैपिटल भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा। अब इसी में एक और ट्रांजेक्शन है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपीज। बिजनेस की कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन को चार्ज करना है, यानी फर्म कैपिटल पर इंटरेस्ट पे कर रही है, तो इसका डुअल इफेक्ट क्या होगा, फर्म के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस, पर ये किसको देना है, ओनर को देना है। तो कभी भी कैश में पे नहीं करते हैं। तो इस केस में ही स्पेशल केस है कि जिसमें दोनों इफेक्ट किस पे पड़ेंगे, कैपिटल पर पड़ेंगे। एक बार एक्सपेंस के रूप में कैपिटल को माइनस करें, और एक बार ओनर के लिए इनकम है इसलिए उसमें प्लस किया जाएगा 5,000 रुपीज। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दोनों इफेक्ट आपको कैपिटल पर ही मेंशन करने हैं, कैपिटल के पर ही इफेक्ट दिखाने। एक बार एक्सपेंस के रूप में माइनस करना है, और एक बार ओनर के लिए इनकम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस कारण से उसके अंदर क्या करना है, प्लस करना है। इस प्रकार से दोनों इफेक्ट आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के किस पर आपके दिखाने, कैपिटल अकाउंट पर। अब एक लास्ट ट्रांजेक्शन देखें, सैलरी पेड 10,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है, 2,000 रुपीज की। यानी टोटल सैलरी है 12,000 की, जिसमें से कैश पे कर रहे हो 10,000 और पेंडिंग कितने की है, 2,000 की, जो कि आपने पे नहीं करी। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ध्यान से समझना। टोटल सैलरी कितने की है, 12,000 की। ये सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंसेज है, तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंस तो माइनस करेंगे कैपिटल में से 12,000 रुपीज, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल में से माइनस होगा। इसमें से पे कितना किया है, 10,000, तो कैश कितना माइनस होगा, ओनली 10,000 रुपीज। और जो पे नहीं किया ये बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। इसी को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के नाम से लायबिलिटी में अकाउंट ओपन कर दिया 2,000 रुपीज से, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब इसी में एक और ट्रांजेक्शन है, रेंट पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 8,000 रुपीज। आपने रेंट का पेमेंट तो किया है, पर वो कौन से ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये एक्सपेंसेज करंट ईयर का नहीं है, इसलिए इस एक्सपेंसेज को कैपिटल में शो नहीं करा है। पर आपने कैश में पेमेंट किया, इसलिए कैश में से माइनस किया है। पर इसका बेनिफिट कब रिसीव होगा, फ्यूचर में रिसीव होगा। इट मींस ये बिजनेस की क्या बन गई, एसेट्स बन गई। और एक अकाउंट खोला, एसेट्स अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेज। ये बिजनेस की एसेट्स है, उसमें कितने रुपए से इंक्रीज करेंगे,
8,000 रुपीज से, क्योंकि पेमेंट तो हमने करंट ईयर में कर दिया, बट बेनिफिट कब रिसीव होगा, फ्यूचर में रिसीव होगा, इसलिए हमको एक एसेट्स अकाउंट ओपन करना पड़ा। किस नाम से? प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से 8,000 रुपीज का। लास्ट ट्रांजेक्शन देखें, पेड टू क्रेडिटर्स। अगर हमने किसी क्रेडिटर्स को 80,000 का पेमेंट किया है तो क्रेडिटर्स बिजनेस की क्या है? आउटसाइडर लायबिलिटी। तो उस केस में क्रेडिटर का अमाउंट अपन माइनस करें 80,000 से, और ये कैश में पे किया है इसलिए कैश अकाउंट भी क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। तो इस प्रकार से अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों को फॉर्म करनी है। ये सारे इफेक्ट मैंने इंडिविजुअली बताए हैं। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं पार्ट 3 अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आपके कौन सा बताए हैं। इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बेसिस पर कैसे अपन कौन सा कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है। कोशिश करें कि इसी वीडियो को आप एक बार वापस से रिवाइज करें, क्योंकि रिवाइज करने से कॉन्सेप्ट और क्रिएशन आपको कौन सा समझ में आएगा। थैंक यू।